कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियां हैं। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि हम असमर्थताओं से नहीं संभावनाओं से घिरे हैं। आज एक आखिरी बार आपके सामने मैं सौरभ द्विवेदी ललन टॉप का शो प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा ललन टॉप के साथ खबरों का सिलसिला यहां पर समाप्त होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ललन टॉप शो। नए साल की नई उम्मीदों को पलीता लगना शुरू हो गया है। एक देश दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को उठा ले जाता है। हम सवाल पूछते रह जाते हैं कि ये 2026 ही आया है या दुनिया घूमकर कुछ सौ साल पीछे चली गई है। वैसे तो इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन जबरई का पुतला घर बने ट्रंप को हम किस नजर से देख रहे हैं? भारत का वेनेजुएला पर स्टैंड हमारे बारे में क्या बताता है? ये चुनी हुई चुप्पी है, तेल देखो तेल की धार देखो वाली रणनीति है, या हमारी कमजोरी? करेंगे इसकी पड़ताल। बात सुप्रीम कोर्ट की होगी। उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज तो हुई, लेकिन खारिज करते हुए कोर्ट ने जो समझाया उससे क्या समझ आया? बांग्लादेश की भी बात करेंगे। क्या वो चोरी और सीनाजोरी की राह पर चल पड़ा है? मध्य प्रदेश के सरकारी महकमे में जिस चिट्ठी से बवाल मचा है उसकी भाषा भी पढ़कर समझेंगे। हर तरफ वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की चर्चा है। दुनिया दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है, क्योंकि भारत भी इस दुनिया में एक अहम जगह रखता है। तीसरी दुनिया ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की आकांक्षा रखता है, इसलिए उसके स्टैंड पर भी सबकी नजर है, और सिर्फ नजर नहीं, स्क्रूटनी भी हो रही है। और इसी बैकड्रॉप के साथ जुड़ रहा है प्रधानमंत्री मोदी और रूस से तेल खरीद पर आया ट्रंप का बयान। इस पर आगे विस्तार से बात करते हैं। पहले बात वेनेजुएला और भारत के स्टैंड पर। जैसा हमने कहा, दुनिया दो खेमों में बट गई है। चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे ग्लोबल साउथ के देशों ने अमेरिका के एक्शन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राष्ट्र के नियम कानूनों का उल्लंघन बताया, सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने को कहा, मादुरो और उनकी पत्नी की तुरंत रिहाई की मांग की। दूसरी तरफ यूरोपीय देश, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसी पहली दुनिया के देश, जिन्होंने साफ शब्दों में अमेरिकी एक्शन की निंदा नहीं की, मादुरो को डिक्टेटर बताते हुए वेनेजुएला में शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन की उम्मीद जताई। और इसी बाइनरी के बीच 4 जनवरी को भारतीय विदेश मंत्रालय का रिएक्शन आया। उन्होंने क्या कहा? वेनेजुएला में जो कुछ हो रहा है चिंता की बात है। हमारी कामना है कि वेनेजुएला के लोग सुरक्षित रहें। सभी पक्षों से अपील है कि मुद्दों को आपसी संवाद और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। इस बयान के आते ही आलोचना भी शुरू हुई। विरोध करने वालों ने पूछा कि क्या भारत अपना फ्रीडम मूवमेंट भूल गया? क्या साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई की अपनी विरासत को भूल गया? पहले विपक्ष के नेताओं ने आलोचना की, उसे सुनते हैं। मैं समझता हूं कि बहुत सारे देशों ने चिंता व्यक्त करी है या व्यक्त करेंगे, और चिंता हमने भी व्यक्त की है। सरकार की तरफ से ये चिंता अभी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हुई है, लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से हमने ये चिंता व्यक्त की है, और हमारा ये स्पष्ट मानना है कि जो भी होना है किसी देश में हो, और आज वेनेजुएला में हो, वो वहाँ की जनता को लोकतांत्रिक रूप से तय करना चाहिए, और उन्हीं को अपने भविष्य के बारे में अपने निर्णय लेने चाहिए। Very grave concern that tomorrow it can happen to any other country. Tomorrow it can happen to India. If you allow one country to hegemon to have its will in international affairs, I think we are going for a very dangerous kind of a territory. इधर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों और विश्लेषकों ने भी सवाल उठाए। मसलन रणनीतिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी ने एक्स पर इसे गहरी चिंता का मामला बताया और लिखा, भारत ने भले ही ये संकेत दिया है कि वो एक तरफा सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं करता, लेकिन वो ट्रंप प्रशासन के साथ अपने रिश्ते भी नहीं खराब करना चाहता। लेकिन आलोचक भारत की एक नाकामी की तरफ इशारा करेंगे कि वो यूएन चार्टर के खुले उल्लंघन की साफ शब्दों में निंदा नहीं कर पाया, और ग्लोबल साउथ के एक लीडर के तौर पर अपनी स्थिति को कमजोर करने का जोखिम उठा रहा है। इसी तरह एक और विश्लेषक हैं जोरावर दौलत सिंह। उन्होंने लिखा, इस तरह के बयान से लगता है कि भारत के बयान अप्रासंगिक हो चुके हैं। असल चिंता की बात यह है कि इस तरह के बयान न्यू नॉर्मल बन सकते हैं। ये संकेत दे सकते हैं कि भारत को अपने आसपास हो रहे सत्ता परिवर्तनों से भी कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे में भारत की विदेश नीति को विचारों के स्तर पर बड़े बदलाव की जरूरत है, क्योंकि इस तरह की प्रतिक्रिया अमेरिका की आक्रामकता को रोक नहीं पाएगी। और अब इसी बैकड्रॉप में ट्रंप के ताजा बयान की भी चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छा व्यक्ति बताया और दूसरी तरफ धमकी भी दी। बोले कि भारत ने रूस से तेल खरीद में कटौती की, और ऐसा इसलिए ताकि उन्हें यानी ट्रंप को खुश किया जा सके। साथ ही यह भी संकेत दिया कि अगर तेल खरीद और नहीं घटी तो टैरिफ और बढ़ सकता है।
अमेरिका के एक सीनियर सेनेटर और ट्रंप के साथ मौजूद वरिष्ठ नेता लिंडसे ग्रैहम ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई और बोले कि भारत ने रूसी तेल की खरीद कम की है और ऐसा ट्रंप के टैरिफ की वजह से हो पाया है। उन्होंने अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा का भी जिक्र किया और बोले कि भारत के राजदूत ने हाल की एक मीटिंग में रूस से घटी हुई तेल खरीद का जिक्र किया था और इस आधार पर भारत पर लगे टैरिफ को हटाने की अपील भी की थी। हालांकि ग्राहम ने इस मुलाकात की तारीख का जिक्र नहीं किया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2 दिसंबर 2025 के दिन यह मीटिंग हुई थी जिसमें सेनेटर ग्राहम के साथ सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल भी मौजूद थे और दोनों ही एक ऐसे बिल ड्राफ्ट को लीड कर रहे हैं जो रूस से तेल और यूरेनियम की खरीद करने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने की मंजूरी दे सकता है। और इसी बिल के संदर्भ में बात हो रही है कि क्या भारत भी इसकी जद में आ सकता है। इधर ट्रंप और ग्राहम के बयानों पर अभी तक भारत के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि विपक्ष इधर भी हमलावर है। मसलन कांग्रेस पार्टी ने एक पोस्ट में लिखा कि ये बयान बताते हैं कि ट्रंप को खुश करने के लिए पीएम मोदी ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। अपने प्रचार और ट्रंप को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री देश को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं। अब वापस से वेनेजुएला पर लिए भारत के स्टैंड पर आते हैं। हमने आपको बताया कि कैसे इसकी आलोचना हो रही है। दूसरी तरफ एक नजरिया यह भी है कि भारत का स्टैंड उसकी मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी के अनुरूप ही है। बात चाहे रूस यूक्रेन की हो, गजा इजराइल की या ईरान कॉन्फ्लिक्ट की, भारत एक तरफा बयान देने से बचा है और अभी उसके सामने अमेरिका की ट्रेड डील भी है। भारत को यूरोप से भी अच्छे संबंध रखने हैं। जानकारों के मुताबिक भारत की कोशिश है कि वो प्रतिरोध की आवाज के तौर पर नजर ना आए। अमेरिका के साथ ट्रेड डील अभी सबसे नाजुक दौर में है। वेनेजुएला के साथ भारत के हित भी उतने गहरे नहीं है। दरअसल 2018 में अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत ने वेनेजुएला के साथ ऑयल ट्रेड बंद कर दिया था। इन प्रतिबंधों से पहले भारत को वेनेजुएला में सैन क्रिस्टोबल और कराबोबो ऑयल फील्ड्स भी डेवलप करने थे, लेकिन ये ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। मादुरो ने इस पर बात करने के लिए अगस्त 2020 में भारत से दरख्वास्त भी की। दौरे की रिक्वेस्ट भी पर दौरा नहीं हुआ। हालांकि 2023 में वेनेजुएला का एक डेलीगेशन भारत जरूर आया, पर यह मुलाकात औपचारिक किस्म की ही रही। ऐसे में एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि भारत को वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहना चाहिए। ये देखना चाहिए कि क्या अमेरिका वेनेजुएला से प्रतिबंध हटाएगा, वहां किस तरह की सत्ता चलेगी और क्या भारत के लिए ऑयल ट्रेड के नए रास्ते खुलेंगे। हालांकि चिंताएं भी हैं। अगर ट्रंप अब कोलंबिया, क्यूबा, निकारागुआ और यहां तक कि ब्राजील में कोई उथल पुथल मचाने की कोशिश करते हैं तो भारत के लिए एक बड़ी दुविधा होगी। इसी साल भारत को ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता करनी है। ऐसे में ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर और अमेरिका के साथ अपने संबंधों में संतुलन साधना एक बड़ी चुनौती होगी। इसके बारे में हमारे साथी आपको बताते रहेंगे। चलते हैं दूसरी खबर पर। अब यही जिंदगी है, ये कहना है 5 साल से जेल में बंद उमर खालिद का, जिन पर दिल्ली दंगों को भड़काने की साजिश का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली दंगों को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने इस मामले के अन्य 5 आरोपियों को जमानत दी है। उनके नाम क्या है? गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद। यानी 2 की बेल रिजेक्ट और बाकी 5 को राहत। जानते हैं कि कोर्ट ने इसको लेकर क्या दलील दी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि हर आरोपी की जमानत याचिका को अलग अलग देखना पड़ता है, क्योंकि 7 आरोपियों की गलती या दोष एक समान नहीं है। कोर्ट ने सामान्य जमानत नियमों और UAPA जैसे विशेष कानूनों के तहत याचिकाओं को देखते हुए कहा कि सभी आरोपी एक समान स्तर पर नहीं हैं। कोर्ट ने उमर और शर्जील की याचिका खारिज करते हुए कुछ अहम बातें और भी कही। क्या? मुकदमे की जटिलता, सबूतों की प्रकृति और मुकदमे की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अभी इन दोनों को जमानत पर रिहा करना ठीक नहीं है। सबूतों से पता चलता है कि ये दोनों साजिश की योजना बनाने, लोगों को जुटाने और रणनीति बनाने के स्तर पर शामिल थे। ये सिर्फ छोटी मोटी या स्थानीय घटनाओं से आगे की बात है। इनके काम से समुदाय के लिए जरूरी सेवाओं में रुकावट आई, साथ ही देश की आर्थिक सुरक्षा को भी खतरा पहुंचा। संविधान के अनुच्छेद 21 में दी गई स्वतंत्रता अहम है। कोई भी कोर्ट यह नहीं भूल सकता कि दोष साबित होने से पहले किसी की आजादी छीनना गंभीर बात है, लेकिन संविधान स्वतंत्रता को अकेले नहीं मानता। समुदाय की सुरक्षा और मुकदमे की निष्पक्षता भी उतनी ही जरूरी है, ऐसा कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस आदेश के 1 साल बाद या गवाहों की छानबीन पूरी होने के बाद दोनों जमानत के लिए फिर अपील कर सकते हैं। और बाकी 5 आरोपियों पर क्या टिप्पणी थी? उन्हें जेल में रखना मुकदमे के लिए जरूरी नहीं है। उन्हें जमानत देने का मतलब ये नहीं कि मामले को हल्का समझा जा रहा है, वे बेकसूर साबित हो गए, ऐसा भी नहीं। जमानत देना संविधान के अधिकार का सावधानी से इस्तेमाल है और इसके साथ बहुत सख्त शर्तें लगाई गई हैं। कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने उमर और शर्जील को जमानत नहीं मिलने पर नाखुशी जाहिर की और एक्स पर लिखा, विकसित भारत में स्वागत है, जहां आपको अपनी आवाज उठाने के लिए जेल में डाल दिया जाता है और रेपिस्ट को बेल दे दी जाती है। मैं मानता हूं कि एक बात तो स्पष्ट है, जिन लोगों को जमानत मिली ये लॉन्ग पेंडिंग चीज थी। ट्रायल के नाम पे लगभग 0 था
और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा क्षण है कि जुडिशरी को धन्यवाद भी करना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड से आया है। और मेरा मानना है कि उमर खालिद और शर्जील को के मामले में भी जो ट्रायल कोर्ट को एक्सपेडाइट करने का दिया गया है, मैं समझता हूं उसके दृष्टिकोण से शायद उन्हें भी न्याय बहुत जल्द। माननीय कोर्ट द्वारा जो दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज किया गया, हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सजा के भागी हैं। दूसरी बड़ी खबर में इतना ही। अब सुर्खियों की बारी। इंदौर में प्रदूषित पानी से मौत का मामला अभी शांत हुआ भी नहीं था कि एक सरकारी आदेश से हड़कंप मच गया। 3 जनवरी को देवास एसडीएम कार्यालय से एक आदेश जारी हुआ। यह आदेश कांग्रेस के एक प्रदर्शन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाने को लेकर था, लेकिन इसमें लिखी भाषा से सरकार की फजीहत होने लगी। वजह, इसमें सरकार विरोधी आंकड़े और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ उनकी ही आपत्तिजनक टिप्पणी का इस्तेमाल किया गया था। आदेश में लिखा था, इंदौर में बीजेपी शासित नगर निगम से सप्लाई किए गए मलमूत्र युक्त गंदा पानी पीने से 14 लोगों की मौत हो गई, 2800 लोगों का इलाज चल रहा है। इस मुद्दे पर सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक पत्रकार को घंटा कहना अमानवीय और निरंकुशता की निशानी है। लेटर में आगे कांग्रेस के प्रदर्शन की बातें लिखी थी। मसलन मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशों के मुताबिक भाजपा सांसदों और विधायकों के घर के सामने घंटा बजाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस पैराग्राफ को आदेश में एक अवसर कहकर संबोधित किया गया। पत्र की भाषा से स्पष्ट नहीं हुआ कि क्या यह किसी बात या ज्ञापन को कोट किया जा रहा है, जिस कारण यह आदेश का हिस्सा लग रहा है। कॉन्टेक्स्ट मिसिंग था, संदर्भ नहीं। नतीजा, आदेश की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद एसडीएम आनंद मालवीय को निलंबित कर दिया गया। निलंबन मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के क्लॉज 9 के तहत हुआ। मामले पर पॉलिटिकल रिएक्शन आए। भाजपा ने प्रशासन में कांग्रेस समर्थकों की घुसपैठ बताया और कांग्रेस ने कहा कि मंत्री की टिप्पणी आपत्तिजनक थी और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जांच के बाद पता चलेगा कि यह गलती जानबूझकर की गई या लापरवाही थी। अगली सुर्खी, बांग्लादेश से रिश्ते क्या ठीक हो पाएंगे? लक्षण तो नहीं लग रहे। पहले भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार और अब IPL के टेलीकास्ट का बहिष्कार। एक तरफ कूटनीतिक स्तर पर संबंधों में बेहतरी के प्रयास चल रहे हैं, दूसरी तरफ बांग्लादेश सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय का फैसला। 26 मार्च से शुरू हो रहे IPL के प्रसारण को अगले आदेश तक रोक दिया गया। कहा जा रहा है कि फैसला बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को KKR से बाहर किए जाने के जवाब में लिया गया है। हमने आपको पिछले लन टॉप शो में बताया था कि मुस्तफिजुर रहमान को KKR में खिलाने पर काफी हायतौबा मची थी। टीम के को-ओनर शाहरुख खान को निशाना बनाया गया था। मामले ने तूल पकड़ा तो BCCI हरकत में आई। 3 जनवरी को मुस्तफिजुर को बाहर करने के आदेश दिए गए, जिसके बाद पड़ोसी मुल्क से प्रतिक्रिया आई। बांग्लादेश में खेल मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने मुस्तफिजुर को हटाए जाने का विरोध किया। फिर 4 जनवरी को बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत भेजने से इनकार किया। साथ ही ICC से अपने मैच श्रीलंका में करवाने की दरख्वास्त की। आज का ललन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। हमारा सफर भी यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।